अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, टॉपिक ये है कि अगर किसी एसेट को पार्शली यूज किया जा रहा हो, बिजनेस के अंदर पार्शली यूज किया जा रहा हो, तो फिर आपने ये उसूल बनाना है। इनिशियल अलाउंस, इन नॉर्मल मैनर में चार्ज करना है आपने। मीन्स टू से 100% आपने चार्ज करना। ऑन द अदर हैंड, अगर डेप्रिसिएशन की बात करें, टैक्स डेप्रिसिएशन वो आपने प्रोपोर्शनेटली लेनी है। वो 100% चार्ज नहीं करनी। अगर किसी भी एसेट को पार्शली बिजनेस के यूज में और पार्शली अदर पर्पस के लिए, वो पर्सनल भी हो सकता है, कोई और पर्पस भी हो सकता है, तो इनिशियल अलाउंस आपने पूरे का पूरा चार्ज करना है और डेप्रिसिएशन जो होगी वो प्रोपोर्शनेट लेनी है। लेकिन उसका पैटर्न क्या होगा, अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। बच्चे, पार्शियल यूज की बात कर रहे हैं, पार्शियल यूज फॉर बिजनेस। अगर किसी भी एसेट को पार्शियली यूज किया जा रहा है, पार्टली यूज किया जा रहा है बिजनेस के लिए और पार्टली अदर यूज के लिए इन अ टैक्स ईयर, तो जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होगी, पहली बात, फर्स्ट वन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपने अलाउ करवानी है प्रोपोर्शनेटली। दूसरे नंबर पे सेकंड वन, इनिशियल अलाउंस नॉर्मल मैनर में आपने चार्ज करना है, जितना पूरा का पूरा चार्ज करते हैं। इनिशियल अलाउंस शैल बी कैलकुलेटेड इन द नॉर्मल मैनर, और ये जो आगे लिखा हुआ है ना, एज द प्रोविजन, ये काट दीजिएगा, ना याद कीजिएगा। बस ये पूरा ही रहने दीजिएगा, इतना ही याद कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी बच्चे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। किधर रह गए थे आप लोग? अजीब बंदे हैं यार आप लोग। एग्जाम्पल बच्चे, मिस्टर ए ने लैपटॉप परचेज किया 1 जुलाई 2002 को 80,000 रुपीज में, जो कि 60% बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, 40% पर्सनल यूज में इस्तेमाल हो रहा है।
जी मैं ये आपके सामने एग्जांपल सॉल्व करने लगा हूं पार्शियल यूज की। यकम जुलाई X2 लैपटॉप परचेज किया और लैपटॉप मशीनरी की डेफिनेशन में फॉल करता है और इस पे इनिशियल अलाउंस भी चार्ज होता है। इनिशियल अलाउंस किन किन एसेट्स पे चार्ज नहीं होता, स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहली बात इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग, ठीक है। सेकंड वन व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर। थर्ड वन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फोर्थ वन any plant and machinery which has already been used in Pakistan or any asset which has allowed as a expense। इनके अलावा बाकी अब इसमें कोई किसी भी जगह पे लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह का नाम या उसके एसेसरीज का नाम वगैरह मौजूद नहीं है, इसका मतलब वो फॉल करता है प्लांट एंड मशीनरी पे, एलिजिबल है फॉर इनिशियल अलाउंस। जी बच्चे कॉस्ट है 80,000 रुपीज। अभी हमने उसूल पढ़ा, हमने कहा कि आप इनिशियल अलाउंस फुल चार्ज करेंगे। इनिशियल अलाउंस का रेट होता है एट द रेट ऑफ 25%। कितनी अमाउंट होगी बच्चे? 20,000। 80,000 में से 20,000 लेस कर दीजिएगा, रिमेनिंग बैलेंस है 60,000। अब देन इसमें से आपको लेस करना है टैक्स की डेप्रिसिएशन को। टैक्स की डेप्रिसिएशन का रेट होता है 15%। जी बच्चे कितनी अमाउंट होगी? टैक्स डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर ली ना, 60,000 पे 15% डायरेक्ट चार्ज कर ली। अच्छा बच्चे अब रिमेनिंग बैलेंस, अब ये बैलेंस होगा 30th जून X3 पे। कितना बैलेंस बन गया? 51,000। जी बच्चे बताइएगा कोई दिक्कत तो नहीं है? कैलकुलेशन ठीक हुई हुई है? अब इधर तवज्जो से समझना है, अब एसेट बिजनेस के लिए यूज हो रहा है 60%। इनिशियल अलाउंस 100% अलाउ होगा, बट ये टैक्स की डेप्रिसिएशन 100% अलाउ नहीं होनी। वो जितने परसेंट बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है उतने परसेंट अलाउ होगी, बाकी अलाउ नहीं होगी, बाकी डिस अलाउ हो जाएगी। तो अब 9,000 का 60%, 5,400 और टैक्स की डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग इनिशियल अलाउंस, टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 25,400। बात क्लियर हो गई जी? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ओहो लैपटॉप है, लैपटॉप है, सही मैं गलती कर गया हूं, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हो आप लोग जी। 18,000 60,000 में से 18,000 लेस करेंगे, रिमेनिंग 48,000। बिल्कुल ठीक है जी बच्चे। 42,000 ये बैलेंस आ गया। अच्छा 18,000 का 60%, 10,800। बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमने अभी उसूल क्या पढ़ा था? इनिशियल अलाउंस तो पूरे का पूरा नॉर्मल मैनर में चार्ज होगा। अगर किसी एसेट को बिजनेस के लिए पार्शली यूज किया जा रहा है तो बच्चे इनिशियल अलाउंस तो पूरे का पूरा अलाउ होगा, बट टैक्स की डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेटली अलाउ होगी, पूरी की पूरी चार्ज नहीं होगी। ठीक हो गया जी बच्चे? तो बच्चे इनिशियल अलाउंस पूरे का पूरा 20,000 और टैक्स की डेप्रिसिएशन पार्टली कितनी बनी? 10,800। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब अगला कॉन्सेप्ट जरा गौर से सुनना।
अगर मैं कहूं टैक्स की डेप्रिसिएशन मुझे कैलकुलेट कर दें 2004 के लिए, टैक्स की डेप्रिसिएशन ये थी टैक्स WDV, इसे क्या बोलते हैं, टैक्स WDV। अच्छा, टैक्स की डेप्रिसिएशन 2004 के लिए कैलकुलेट करनी। अब आपने मुझे बताना है एट द रेट ऑफ 30%। अब आपने गौर से सुनना, हमने जब टैक्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, चाहे उस एसेट को हम पार्टली क्यों ना यूज करें, WDV कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन की अमाउंट टोटल माइनस करवानी है। रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी बात, अगर बच्चे आप एसेट को पार्टली ही क्यों ना बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, आपने टैक्स WDV की कैलकुलेशन के लिए, ताकि उस टैक्स WDV पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकें, आपने डेप्रिसिएशन को 100% माइनस करवाना है, फिर आपने टैक्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। लेकिन ये 100% डेप्रिसिएशन आपका खर्चा नहीं बन सकता, टैक्स के अकॉर्डिंगली खर्चा आपका इसका 60% ही बनना है, लेकिन टोटल डेप्रिसिएशन का 60% बना। और डेप्रिसिएशन अपने नॉर्मल मैनर से पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको प्रोपोर्शन करेंगे। समझ आ गई बात, समझा पाए? करें जरा। 42,000 का 30%, 12,600, ये पूरी डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट कर दी। इसमें से अलाउ कितनी होगी, 60%। तो बताएं कितनी बनी, ठीक हो गया जी बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, इनका डिफरेंस लीजिएगा, 29,400 है। अगर आपसे कभी पेपर में पूछ लिया जाए डिसअलाउड डेप्रिसिएशन बताइएगा, तो बता सकते हैं 80,000 का 40%, नहीं 32 नहीं बन रहा, 18,000 का 40%, 7,200, ठीक हो गया। और इसका 12,600 का 40%, 5040। जी बच्चे, बात क्लियर होगी आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? अगेन उसूल बता रहा हूं, इधर तवज्जो से सुन लीजिएगा। साकिब साहब, अगर कोई एसेट पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली कोई अदर यूज में इस्तेमाल हो रहा हो, इनिशियल अलाउंस हम पूरे का पूरा अलाउ करवाएंगे, लेकिन टैक्स की डेप्रिसिएशन पूरी की पूरी अलाउ नहीं होगी, वो पार्टली अलाउ होगी। वो पार्टली क्या, इन प्रोपोर्शन, जितने प्रोपोर्शन हम बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ उतना हिस्सा अलाउ होगा। क्योंकि आपको याद होगा सेक्शन 20 में हमने ये बात पढ़ी है, होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। वो खर्चा जो पूरे का पूरा होली एंड एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए होगा, सिर्फ वही एक्सपेंस बन सकेगा बिजनेस के लिए। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये कॉन्सेप्ट बच्चे हमने डिस्कस कर लिया। अब अगला कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस आपके साथ करने वाला हूं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, गेन और लॉस। अच्छा बच्चे, अगर कभी भी किसी बिजनेस के एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, उसकी सूरत में या तो गेन होगा या बच्चे लॉस होगा। अब पहली बात यह है कि डिस्पोजल का मतलब क्या होता है। डिस्पोजल का मतलब है सेल कर देना, एक एसेट को दूसरे एसेट के साथ एक्सचेंज कर देना, एसेट को ट्रांसफर कर देना, एसेट लॉस्ट हो जाना, एसेट का तबाह बर्बाद हो जाना, एसेट को इस्तेमाल से तर्क कर देना, एटसेट्रा।
एसेट का सेल हो जाना, एक्सचेंज हो जाना, ट्रांसफर हो जाना, लॉस्ट हो जाना, डिस्ट्रॉयड हो जाना, सीज्ड हो जाना, ये सब बातें किस में कवर हो जाएंगी? डिस्पोजल। इसे डिस्पोजल बोलेंगे। अच्छा बच्चे, गेन और लॉस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? बच्चे, गेन और लॉस के लिए हम यूज करते हैं सबसे पहले सेल प्रोसीड्स, और बच्चे इसमें से लेस करते हैं टैक्स WDV। जो डिफरेंस आएगा वो होगा या गेन या लॉस। गेन का कैसे पता चलेगा? गेन का मतलब है सेल प्रोसीड्स ग्रेटर देन टैक्स WDV। लॉस का क्या मतलब हुआ? सेल प्रोसीड्स लेस देन टैक्स WDV। क्लियर होगी बच्चे बातें? अच्छा बच्चे, नेक्स्ट ये बातें मैंने चैप्टर पे ही लिखनी थी, सॉरी, मेरी आपके साथ कमिटमेंट थी, मैं ये दोबारा लिख देता हूं जी। बच्चे, गेन, गेन का मतलब है सेल प्रोसीड्स माइनस टैक्स WDV, ये बात है। अच्छा, अगर सेल प्रोसीड ग्रेटर देन टैक्स WDV हो तो इस सूरत में क्या होगा? गेन होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर सेल प्रोसीड लेस देन टैक्स WDV हो तो बच्चे इस सूरत में क्या होगा? लॉस। बच्चे, गेन या लॉस डिस्पोजल पे एसेट में वो कौन सी इनकम बनेगी? बिजनेस इनकम। ठीक हो गया। और कैसे हम करेंगे? कंसीडरेशन रिसीव लेस टैक्स WDV, ये फॉर्मूला, कंसीडरेशन रिसीव लेस टैक्स WDV। अच्छा बच्चे, अब अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से क्या एडजस्टमेंट होंगी? 4। अच्छा देखिएगा, पहली अकाउंटिंग का गेन हमने माइनस कर देना, अकाउंटिंग का गेन क्या कर देना? डिडक्ट कर देना, अकाउंटिंग का गेन डिडक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर टैक्स का गेन हुआ तो ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों एडजस्टमेंट गेन के अकॉर्डिंगली थी। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, अगर अकाउंटिंग का लॉस हो तो ऐड बैक करेंगे, और अगर टैक्स का लॉस हो तो डिडक्ट करेंगे। ये दोनों एडजस्टमेंट किसके अकॉर्डिंगली है? लॉस के। अकाउंटिंग का लॉस ऐड बैक, क्योंकि अकाउंटिंग के लॉस को खर्चा बनाने की इजाजत नहीं है, वो तो सिर्फ आप टैक्स का लॉस या टैक्स एक्सपेंस खर्चा बना सकते हो अपना। तो टैक्स का लॉस कैलकुलेट करना होगा। ये पॉइंट जो है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो गेन या लॉस की ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट that is partly used in business, अगर आप किसी एक ऐसे एसेट की डिस्पोजल कर रहे हैं जो कि बिजनेस में पार्टली यूज हो रहा था। देखिए, मैं इसको हाईलाइट भी करने लगा हूं, समझ आ गई बात? अगर आप डिस्पोजल कर रहे हैं किसी एक ऐसे एसेट की जो बिजनेस में कैसे यूज हो रहा था? पार्टली।
तो उसके लिए आपने अब गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट करना है वो देखिएगा बच्चे। सबसे पहला काम कंसीडरेशन रिसीव्ड, अच्छा अब यहां पे कंसीडरेशन रिसीव का वर्ड अब मैं यूज करूंगा, अब से मैं कंसीडरेशन रिसीव का वर्ड यूज करूंगा, उसकी रीजन मैं बाद में बताता हूं। अच्छा कंसीडरेशन रिसीव्ड, ये फिगर आ गई, आपने इसमें से लेस करना टैक्स WDV, ठीक हो गया। इसमें आपको एक और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ऐड करना पड़ेगा। किसको ऐड करना है? डिसअलाउड डेप्रिसिएशन को आपने ऐड करना। किसको ऐड करना है? डिसअलाउड टैक्स डेप्रिसिएशन। वो दोनों अमाउंट्स को ऐड करने के बाद ये यहां से फिगर माइनस होगी। अगर पॉजिटिव में आंसर आए तो गेन, नेगेटिव में आए तो लॉस। ये आपका गेन होगा, ये आपका लॉस होगा। लॉस हुआ तो नेगेटिव में, लॉस हुआ तो नेगेटिव। बात समझ में आ गई बच्चे? कंसीडरेशन रिसीव लेस करनी है टैक्स WDV और उसमें ऐड कर देना है डिसअलाउड डेप्रिसिएशन को। वो टोटल अमाउंट डिडक्ट करेंगे, या गेन है या लॉस। अब मैं ये बात पढ़ता हूं। एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोजल के वक्त टैक्स WDV को इंक्रीज करना है। समझ आ गई? टैक्स WDV की अमाउंट को बढ़ाना है। हमने बढ़ाया नहीं है टैक्स WDV की अमाउंट को। अच्छा किस अमाउंट से? बाय द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिसअलाउड। किस अमाउंट से बढ़ाना है? डिसअलाउड डेप्रिसिएशन की अमाउंट से। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अच्छा बच्चे एग्जाम्पल है, सी एग्जाम्पल। जी बच्चे ये हमारे सामने क्वेश्चन मौजूद है, मैं थोड़ा सा ये विजिबल करता हूं आप लोगों के सामने, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है, देखिएगा। कहता है मिस्टर सी ने एक कंप्यूटर परचेज किया 1 जुलाई 2002 को 80,000 रुपए का, जो 80% बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, 20% प्राइवेट पर्पस के लिए। मिस्टर सी ने ये कंप्यूटर 15 जनवरी 2005 को बेच डाला। कितने में बेचा? 50,000 रुपए में। आपने कैलकुलेट करना है गेन या लॉस 2005 का। अब आप लोगों की मेरे साथ कमिटमेंट है, आपने ना मेरे साथ रहते हुए नोट नहीं करना, पहले वर्किंग पूरी करवा लें फिर नोट कर लीजिए, ठीक है जी बच्चे। अच्छा देखिए परचेज कब किया? 1 जुलाई X2 पे। कॉस्ट इसकी कितनी है एसेट की? 80,000। एक्सीलेंट। कैलकुलेट सभी लोगों ने करना। अच्छा बच्चे अब सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस होता है एट द रेट ऑफ 25%। जी बच्चे कितनी अमाउंट हो गई? अगर एसेट पार्टली ही बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा हो मगर फिर भी हम इनिशियल अलाउंस तो पूरे का पूरा कैलकुलेट करते हैं उसमें, ऐसा ही है ना जी बच्चे। 60,000। अब बच्चे टैक्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। टैक्स की डेप्रिसिएशन होगी एट द रेट ऑफ 30%। कंप्यूटर ही है यहाँ पे अगेन जी बच्चे। कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन का रेट है 30%। कितनी अमाउंट बनी? 18,000 रुपया। तो 60,000 रुपए में से 18,000 रुपया माइनस किया, रिमेनिंग बैलेंस है 42,000 का। और ये बैलेंस होगा बच्चे टैक्स WDV का। टैक्स WDV किस डेट पे? 30 जून X3 पे। अच्छा बच्चे अगेन अगर हम इसकी टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें तो आप मुझे बताएं 42,000 पे अगेन बच्चे 30% डेप्रिसिएशन
12,600 रुपए। बच्चे इसमें से माइनस कर दें तो ये फिगर कितनी बनी? 29,400। ये है टैक्स WDV के अमाउंट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी बच्चे को? ये टैक्स WDV है और डेट क्या है बच्चे? 30 जून X4। क्लियर है बच्चे? हम यहीं तक कैलकुलेट करेंगे, इससे आगे नहीं, क्योंकि नो टैक्स डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। जिस साल बेचा जाएगा उस साल टैक्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगी। अब हमें यहाँ पे एक काम करना है, हमें ये काम करना है कि जो डिसअलाउड डेप्रिसिएशन है वो हम जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। वो डिसअलाउड डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी बनती है? देखें, इनिशियल अलाउंस तो पूरे का पूरा अलाउ होगा ना, लेकिन टैक्स की डेप्रिसिएशन 18,000 में से कितने परसेंट डिसअलाउ होगी? 20%। तो 18,000 का 20% 3,600 रुपए, ऐसा ही है। अच्छा, 12,600 का 20% जरा कैलकुलेट कीजिए, 2520। जी बच्चे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बच्चे हम कैलकुलेट करने लगे हैं गेन या लॉस। हम अब कैलकुलेट करेंगे या गेन या बच्चे लॉस। अच्छा बच्चे, सबसे पहली बात हम सबसे पहले लिखेंगे कंसीडरेशन रिसीव्ड। सबसे पहले क्या लिखेंगे? कंसीडरेशन रिसीव्ड। कंसीडरेशन रिसीव्ड मींस हाउ मच अमाउंट? 50,000. How much amount? 50,000. In 50,000 rupees, Mr. C sold his asset. ठीक हो गया बच्चे? लेस करना है बच्चे अब इसमें से टैक्स WDV। टैक्स WDV that is 29,400 which is increased by, इसको इंक्रीज करना है किस अमाउंट से? डिसअलाउड टैक्स डेप्रिसिएशन से। जो डिसअलाउड टैक्स डेप्रिसिएशन है, हम अगर इन दोनों का सम कर लें तो ये आ जाएगी ना डिसअलाउड डेप्रिसिएशन का टोटल 1 और ये 6120। तो ये अमाउंट हो जाएगी 35520। जी बच्चे, यही फिगर हो गई। अब बच्चे इसमें से डिडक्ट करके मुझे फिगर बता दीजिए। 14480। जी बच्चे, ये गेन के अमाउंट है बच्चे। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? समझ आ गई? सब बातें समझा पाए हो ना? कैलकुलेशन भी स्मूथली कर रहे हैं ना अब आप लोग? हाँ, यही पैटर्न आपने फॉलो करते हैं, गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। जल्दी कीजिएगा, नोट करना है तो। ठीक है बच्चे? IAS 16 आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो फिर आपको तो मुश्किल नहीं लग रही होगी।
जी जी बिल्कुल, डिसअलाउड टैक्स डेप्रिसिएशन। मेरे पास स्पेस जरा कम थी, मैंने ये वर्ड लिख दिया। जी बच्चे कर चुके हैं नोट? जी बच्चे ये देखिएगा, अब ये बात हम डिस्कस करने लगे हैं डिस्पोजल की। डिस्पोजल का मतलब है डिस्पोजल या तो पूरी की पूरी एसेट की डिस्पोजल होगी या पार्ट एसेट का कुछ हिस्सा डिस्पोज, 50% डिस्पोज ऑफ कर दिया, 60% डिस्पोज ऑफ कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा, अब डिस्पोजल के लिए क्या क्या वर्ड यूज होंगे? सोल्ड, एक्सचेंज, ट्रांसफर्ड, कैंसल्ड, डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, एक्सपायर्ड या सीज। बात क्लियर हो गई बच्चे? ठीक हो गए? पता चल रहा है आप लोगों को? कलर हमको चेंज कर लेते हैं जी। अब मुझे अंदाजा नहीं हो पा रहा कौन सा कलर यहाँ पे, चले देखते हैं बाद में इसको। अब ये दो कलर्स का कॉम्बिनेशन है, जिसका एक्चुअल कलर क्या है वो पता चल जाता है। बच्चे बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, एक बात एक सिंपल सी यहाँ पे लिखी हुई है, कह रहे कि अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे दिया जाए तो क्या कंसीडरेशन इसकी जीरो समझी जाएगी? नहीं, कंसीडरेशन रिसीव किसके इक्वल हो जाएगी? फेयर मार्केट वैल्यू। क्लियर हो गया ना? क्योंकि आपको याद होगा सैलरी में हमने पढ़ा था कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई एसेट फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे तो उसके लिए फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर हम उसकी सैलरी का हिस्सा बनाएंगे। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? फेयर मार्केट वैल्यू उसकी कंसीडरेशन रिसीव्ड हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? तो देखें, एट lower than fair market value shall be considered as disposal and taxable in the hands of employer at, चलिए अब ये नोट कर लीजिएगा, किस पे कंसीडर किया जाएगा? एट फेयर मार्केट वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ एनी डेप्रिशिएबल एसेट टू एन कैपिटल एसेट और डेप्रिशिएबल एसेट एक ही बात, टू एन एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट और एट लोअर देन फेयर मार्केट वैल्यू। ठीक हो गया? शैल बी कंसीडर्ड एज डिस्पोजल एंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर एट फेयर मार्केट वैल्यू माइनस जो भी अलाउएबल डिडक्शंस होंगी उसकी, वो टैक्स WDV माइनस क्या करना है? टैक्स WDV को। ठीक हो गया? अगर वो बिजनेस का एसेट है तो बिजनेस में हो जाएगा टैक्सेबल, और अगर कैपिटल गेन का एसेट है तो वो कैपिटल गेन में चला जाएगा। बाकी ये बात आपका आगे हेड की बात लिखी हुई है, तो जो भी हेड होगा वो मेंशन करना है, वो आपने खुद बता देना है। अगर सेल प्रमोशन में भी अगर आपने ऐसा किया तो उसमें भी यही रूल अप्लाई होगा।
सेल्स प्रमोशन में भी सेम रूल अप्लाई होगा, यही वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक है। If the asset is transferred to any other person for any reason, including on account of sales promotion scheme, if the asset is transferred to sale promotion scheme, to sales promotion scheme, तो फिर भी वही रूल, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स WDV, तो ये बन जाएगा गेन या लॉस। या on account of sales promotion scheme, if the asset is transferred on account of sales promotion scheme, तो फिर उसका गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस फॉर्मूले के तहत कैलकुलेट करेंगे। जी बच्चे, यहां तक बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को? नेक्स्ट बच्चे, कॉन्सेप्ट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एसेट। एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एसेट, अगर बिजनेस का एसेट मुकम्मल तौर पे पर्सनल यूज में आ जाए तो इसको डिस्पोजल समझा जाएगा उस एसेट की, और डिस्पोजल किस वैल्यू पे होगी? फेयर मार्केट। ऑन द अदर हैंड, अगर एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल एसेट होली और पार्टली टू बिजनेस यूज, अगर पर्सनल एसेट पार्टली बिजनेस में इस्तेमाल होना शुरू हो जाए या पर्सनल एसेट मुकम्मल तौर पे बिजनेस में इस्तेमाल होना चाहिए, तो उसे कहते हैं एक्विजिशन। क्या वर्ड बोलेंगे? एक्विजिशन ऑफ एसेट। और एक्विजिशन के टाइम पे एसेट की कॉस्ट क्या समझी जाएगी? फेयर मार्केट। कोई मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे? बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट। ये जो मैंने भी पढ़ा है ना एफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपसे टैक्स ट्रीटमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, एफ पे टैक्स ट्रीटमेंट का क्वेश्चन। देखिएगा बच्चे, एनी रिबेट, कमीशन, ग्रांट या सब्सिडी, समटाइम गवर्नमेंट कुछ रिबेट प्रोवाइड कर देती है, कंसेशन दे देती है, कमीशन दे देती है, ग्रांट प्रोवाइड कर देती है या कोई सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है, तो वो भी एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट किया जाएगा। किस में से डिडक्ट किया जाएगा? एसेट की कॉस्ट में से डिडक्ट किया जाएगा। तो एनी रिबेट, कमीशन, ग्रांट या सब्सिडी जो गवर्नमेंट से रिसीव हो या किसी भी पर्सन से रिसीव हो, डिडक्ट किया जाएगा फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द एसेट। किस में से डिडक्ट किया जाएगा? एसेट की कॉस्ट में से। क्लियर हो गया जी बच्चे? वेवर ऑफ डेट भी हो सकता है। वेवर ऑफ डेट का मतलब क्या हुआ? आपने सप्लायर के पैसे देने थे, ठीक हो गया, आपने उससे एक प्लांट खरीदा, वो कहता है यार जो पिछले पैसे रहते वो रहने दीजिएगा, वो मैंने छोड़ दिए। अब वो कहता है कि ये एसेट अगर आपने खरीदा 1 लाख का, आपने उसके पिछले पैसे देने थे 20,000 रुपए, तो अब ये एसेट 1 लाख का कंसीडर नहीं होगा। ये कितने का कंसीडर होगा? 80,000 का। पहले 1 लाख में से 20,000 माइनस करें, वो जो 20,000 रुपए आपको माफ कर दिया उसने, वो इसी में एडजस्ट करें, वो आपको फायदा हो गया आपकी। तो वो आपने माइनस करने के बाद अपनी जो इनकम बनानी है अपनी एसेट की कॉस्ट बनानी है, वो कितनी बनानी है? तो पढ़िएगा, वेवर ऑफ डेट, डेट अगर माफ हो गया, जो कि आपने आपकी ऑब्लिगेशन थी, जिम्मेदारी थी, आपने अदा करना था, आपकी लायबिलिटी थी, by the taxpayer related to acquisition of an asset shall also be deducted from, वो किस में से आपने माइनस कर देना? ठीक है जी। बच्चे समटाइम ऐसा होता है ना कि सप्लायर से आपने सप्लायर के पैसे देने होते हैं, सप्लायर से आप खरीदो फरोख्त बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, तो वो उसको पैसे पकड़ाते हैं कि जी आपके कुछ पैसे पिछले भी देते हैं रहने वाले, वो कहते हैं रहने दो कोई बात नहीं,
वो छोड़ दे, खत्म होगी बात, एडजस्ट हो गए। तो वो कहते हैं कि एडजस्टमेंट इसी वजह से हुई है कि आप उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करते हो और मजीद आपने परचेजेस की, तो आपने उसकी कॉस्ट में से डिडक्ट कर लेना, बस इसकी इससे ज्यादा कोई और एप्लीकेशन नहीं। अगली बात भी इसी से मिलती जुलती है लेकिन वो बाद में करेंगे। क्वेश्चन 12.1 रिवीजन लेवल क्वेश्चन है बच्चे, अब नोट कर लेना आप लोगों ने अपनी किताब पे। एक काम कीजिएगा 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 ये 5 एग्जांपल्स आने वाली हैं, सीफैप के क्वेश्चंस हैं। इन पे आपने लिखना है आरएल, रिवीजन लेवल क्वेश्चंस, पांचों के पांचों, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 पांचों के 5 तक ही है ना। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं 12.1 से। पाकीज़ा लिमिटेड एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ठहरिएगा 1 मिनट। Pakiza Limited अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग डेयरी प्रोडक्ट्स पंजाब के अंदर। 1 जुलाई 2001 को पीएल ने एक नई फैक्ट्री बदीन के अंदर एस्टेब्लिश की। फेडरल गवर्नमेंट ने 1 साल की टैक्स की एग्जम्पशन भी दे दी हर नए बिजनेस के ऊपर। पीएल ने इंपोर्ट किया प्लांट और मशीनरी अपनी नई फैक्ट्री के लिए एट अ कॉस्ट ऑफ ₹8.2 मिलियन फ्रॉम जापान। इंपोर्ट कितने में किया बच्चे? पीएल ने प्रोविंशियल ग्रांट रिसीव की 1 मिलियन की अगेंस्ट इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी। और इंस्टॉलेशन का एक्चुअल खर्चा कितना है? तो जितना एक्चुअल है वो हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे, वो ग्रांट है। अच्छा बच्चे नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है? ब्रिंगिंग द मशीनरी टू द फैक्ट्री ऐड करते हैं ना हम। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एक पार्ट डैमेज हो गया और उसको रिप्लेस कर दिया, इसका कुछ भी नहीं करना, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। पीएल ऑल्सो पेड अ प्रीमियम ऑफ ₹50,000 फॉर इंश्योरिंग, इंश्योरिंग का भी खर्चा एक्सपेंस है। ₹5 मिलियन इंकर किया टुवर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग एक अलग एसेट है। ₹12 लाख फर्नीचर एंड फिटिंग। फैक्ट्री कंप्लीट हो गई जून 2002 को और कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 टैक्स की डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करनी है टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट डिडक्शन के लिए। और किस साल की? 30 जून 2003 की। 2002 की नहीं पूछ रहा, किसकी पूछ रहा है? 2003 की या 2023 जो भी है। तो बच्चे कैलकुलेशन करते हैं इसकी। अब सबसे पहली बात, इसमें 3 एसेट्स है। एक है प्लांट, दूसरा है फैक्ट्री की बिल्डिंग, और थर्ड वन है फर्नीचर। एंड फिटिंग्स। अच्छा बच्चे, प्लांट पे इनिशियल अलाउंस होता है 25%, ऐसा ही है?
पता है टैक्स की डेप्रिसिएशन प्लांट के केस में है 15%, बिल्डिंग के केस में है 10%, और इस पे इनिशियल अलाउंस तो होता ही नहीं। अच्छा, फर्नीचर एंड फिटिंग के ऊपर 15% है टैक्स की डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस इस पे भी नहीं होता, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी रुपीस में है। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा, अब सबसे पहले कॉस्ट एक एक एसेट करके मुकम्मल करना है। 8.2 मिलियन ऐसा ही है। उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस 7 लाख रुपए। उसके बाद बचे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर वो सिंपल कहते थे ना ग्रांट 1 मिलियन की दी जा रही है तो पूरी 1 मिलियन की माइनस करनी है, लेकिन अगर वो कहते हैं कि सिर्फ इस पर्पस के लिए ग्रांट दी जा रही है तो फिर उसके लिए जितने एक्सपेंडिचर हुए वो आपने माइनस करने। अब देखें ये टोटल आ गई फिगर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमने ऐड कर दी, और टोटल फिगर कितनी होगी बच्चे? 9.1 मिलियन। बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसमें से लेस करते हैं ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट है 7 लाख रुपए की, ये बचे 8.4 मिलियन। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे यहां तक? अच्छा बच्चे, अब इसमें से लेस करना है सबसे पहले इनिशियल अलाउंस। एट द रेट ऑफ 25%, 2.1 मिलियन। $6.3 मिलियन। और बच्चे इसमें से लेस करना है टैक्स की डेप्रिसिएशन। टैक्स की डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। ठीक हो गया बच्चे। अब ये तो टैक्स WDV आपने कैलकुलेट की है 30 जून X2 पे, ठीक हो गया। तो आपने करनी है टैक्स 30 जून 2003 पे टैक्स की डेप्रिसिएशन। तो बता दीजिएगा बच्चे टैक्स की डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। ठीक हो गया बच्चे। अगर वो टैक्स WDV भी पूछता मैं इसमें से डिडक्ट करके वो टैक्स WDV बता देता। अभी उसने सिर्फ टैक्स की डेप्रिसिएशन पूछा। हमारा पहला पार्ट मुकम्मल। अब आते हैं बिल्डिंग की तरफ, फैक्ट्री बिल्डिंग की तरफ। फैक्ट्री की बिल्डिंग कितने में बचे रेडी हुई है? फैक्ट्री की बिल्डिंग हुई है 5 मिलियन। कितने में बचे? 5। जी बचे जी बच्चे 3 की निकाली है ना। 1 जुलाई 2002 से साल शुरू हुआ और ये खत्म कब होगा? 30 जून X3 पे। तो यही है ना, हमने इस पे बेस करके टैक्स की डेप्रिसिएशन निकाली है। टैक्स की डेप्रिसिएशन ओपनिंग पे अगर निकली है तो इसका मतलब पूरे साल के लिए निकली है ना, 30 जून X3 के लिए निकली है। ये फाइनल फिगर। अभी हमने एक की निकाली, हमने सबकी निकाल के बतानी। बात समझ में आई है बच्चे? देखें ये टैक्स ईयर 2002 यहाँ पे खत्म हो चुका हुआ है। अब ये कौन सा टैक्स ईयर चल रहा है?
हाँ, ये टैक्स ईयर 2003 है या 2023 जून सभी। जी बच्चे, फैक्ट्री की बिल्डिंग की नहीं, उसने रिक्वायरमेंट में आपसे किस साल की डेप्रिसिएशन का पूछा है? 2023 तक की पूछा है ना, 3 तक की पूछा है, तो इसका मतलब है 2 की निकालेंगे तो 3 की निकाल पाएंगे ना। तो हमने पढ़ा था इन द ईयर ऑफ परचेज फुल ईयर डेप्रिसिएशन लेते हैं, चाहे वो आपने कुछ ही दिन क्यों ना यूज किया हुआ हो, याद है ना? इन द ईयर ऑफ परचेज फुल ईयर डेप्रिसिएशन एंड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल नो डेप्रिसिएशन। समझ आइए बच्चे बात? लेकिन इसमें अभी तक जो सवाल आपको मेरे से पूछना चाहिए वो कोई नहीं पूछ रहा, नहीं वो नहीं पूछ रहे, जो पूछना चाहिए वो फिर मैं पूछ लूंगा बाद में जब सवाल खत्म होगा। फिर आपने कहना ओहो ये वाकई हम लोगों ने नोट ही नहीं किया। नहीं वो नहीं मैं बताता हूँ। फैक्ट्री की बिल्डिंग है 5 मिलियन की, इंस्टॉलेशन चार्जेस कोई नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ नहीं है, कोई और फिगर नहीं है, ये पूरी की पूरी 5 मिलियन की ही फिगर कॉस्ट बन जाएगी। ऐसा ही है। इस पे इनिशियल अलाउंस होता है? नहीं होता। तो बच्चे इस पे 10% टैक्स डेप्रिसिएशन होती है, तो कितनी बन जाएगी? 5 लाख बन जाएगी। तो 5 मिलियन में से 5 लाख माइनस कर दें, 4.5 मिलियन। अब इस पे बच्चे 10% मजीद डेप्रिसिएशन लेंगे, 4,50,000। ये डेप्रिसिएशन आ गई 2003 के लिए। ये भी हो गया बच्चे। अब आते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर के लिए। फर्नीचर एंड फिक्सचर है 1.2 मिलियन का। जी बच्चे, मैं आप लोगों के सामने इस वजह से स्क्रीन कर दिए कि आप लोगों के लिए ज्यादा विजिबल रहे। 1.2 मिलियन। अगेन इस पे भी कोई और एक्सपेंडिचर की फिगर नहीं गिवन, ना ही ग्रांट वगैरह की इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो ये फिगर कितनी हो जाएगी बच्चे? 1.2 मिलियन। इनिशियल अलाउंस फर्नीचर एंड फिटिंग पे अलाउ नहीं होता, ठीक हो गया। तो ये बच्चे 1.2 मिलियन ही है फिगर। अब बताएं इसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 1,80,000। 10,20,000 बैलेंस आ गया। इस पे अब 15% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, 153,000। बच्चे अब इन सब का टोटल कर लीजिएगा, टोटल टैक्स की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। क्या हुआ? हाँ, ये थी बात जो आप लोगों ने अब पिक की कि पहले साल तो टैक्स की एग्जम्पशन थी, फिर भी आपने टैक्स की डेप्रिसिएशन सबने कैलकुलेट करवा दी। 5 और 5 10। देखें 14,06,250 फिगर बन रही है। जी बच्चे, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? जी बच्चे, ठीक हो गया। अब आपने क्या नोट किया? पहला साल तो टैक्स की एग्जम्पशन थी, टैक्स की डेप्रिसिएशन फिर भी आपने कैलकुलेट करवा दी। गलत किया नहीं, उसूल है, वो उसूल पढ़ने लगे हैं हम। ये उसूल है, नॉर्मल टैक्स डेप्रिसिएशन और उसके साथ इनिशियल अलाउंस लाजमी कैलकुलेट करना है। क्या करना है? लाजमी।
कैलकुलेट करना है, मस्ट बी कैलकुलेटेड, इवन चाहे इनकम बिजनेस एंटिटी की एग्जम्प्टी क्यों ना हो। समझ आ गई बात? आपको टैक्स की डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस भी पहले साल कैलकुलेट हर सूरत करना है, चाहे पहले साल बिजनेस की इनकम एग्जम्प्टी क्यों ना हो। वो क्यों? क्योंकि हमें बेसिकली टैक्स की डेप्रिसिएशन का खर्चा तो नहीं बनाना था, लेकिन हमें टैक्स WDV भी तो कैलकुलेट करनी थी, ताकि अगले सालों की डेप्रिसिएशन उस पे कैलकुलेट हो सके, इसलिए हमें कैलकुलेट करनी पड़ती। क्या मतलब हुआ? Therefore tax WDV after lapse of exemption, अगर exemption खत्म हो गई, shall be cost as reduced by total depreciation। तो फिर आपने कॉस्ट में से क्या कर देना है, जितनी टोटल टैक्स डेप्रिसिएशन एग्जम्पशन पीरियड की होगी वो माइनस करनी है, इनिशियल अलाउंस में माइनस करना है, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उस पे अब आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये बात, ये रूल भी हमने पढ़ लिया। जी बच्चे, जिस पीरियड में इनकम एग्जम्प्ट होगी, क्या उस पीरियड में हम अपने एक्सपेंस आउट कर पाएंगे, अलाउ करवा पाएंगे? नहीं, ना एक्सपेंस अलाउ होगा, ना इनकम पे टैक्स देना होगा। अच्छा, लेकिन अगले साल अगर हमारी एग्जम्पशन नहीं है, अगले साल हमें टैक्स देना है, तो क्या हम पिछले साल की इनिशियल अलाउंस अब माइनस करवा सकते हैं? क्या टैक्स की डेप्रिसिएशन पिछले साल वाली अलाउ करवा सकते हैं? कहता नहीं, जो पिछले साल की है वो कैलकुलेट करो, वो अलाउ नहीं होनी, क्योंकि वो एग्जम्पशन पीरियड की। इस साल की कैलकुलेट करो, हम तुम्हें वो अलाउ करेंगे, तो उसके लिए पिछले साल की टैक्स WDV आपको कैलकुलेट करना थी, फिर उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। तो इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सा उसूल है, याद रखना है बस, आपको कोई जरूरत नहीं इतनी लॉजिक पे जाने की। अगर एग्जम्पशन पीरियड हो, उस एग्जम्पशन पीरियड में भी आपको इनिशियल अलाउंस और टैक्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। क्लियर है जी बच्चे? अच्छा बच्चे, एक और उसूल है वो भी पढ़ लीजिएगा, वो इसके साथ ही है। पीछे दो उसूल रहते थे, क्योंकि उनका ताल्लुक आगे क्वेश्चन के साथ था, इस वजह से मैंने भी जरा डिस्कशन उसकी नहीं की थी, अब कर देते हैं। बच्चे, जब डेप्रिशिएबल एसेट जॉइंटली ओन्ड बाय टैक्स पेयर, मतलब एक टैक्स पेयर ने और इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने मिलके एक एसेट खरीदा हुआ है मुशारका फाइनेंसिंग के तहत, जॉइंट ओनरशिप है उन दोनों की। अब डेप्रिसिएशन दोनों को पार्टली अलाउ होगी? नहीं, कहता वो टैक्स पेयर को 100% अलाउ होगी। समझ आ गई बात? अगर एक टैक्स पेयर ने इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ मुशारका स्कीम के तहत अगर कोई जॉइंट ओनरशिप में एसेट खरीद लिया, तो वो टैक्स पेयर के लिए यही समझा जाएगा 100% ओनरशिप है और उसकी डेप्रिसिएशन 100% उसको अलाउ हो जाएगी। ये खास केस है, स्पेशल केस है। देखिएगा, डेप्रिशिएबल एसेट शैल बी ट्रीटेड एज होली ओन। क्या ट्रीट किया जाएगा? पूरे का पूरा ही उसका है, टैक्स पेयर का, और पूरी टैक्स की डेप्रिसिएशन उसे अलाउ होगी। फुल अमाउंट ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन वो क्लेम कर सकता। क्लियर होगी बच्चे बात? अगर टैक्स पेयर और इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर मुशारका स्कीम जॉइंट ओनर हुए, तो टैक्स पेयर को डेप्रिसिएशन पार्टली अलाउ होगी या फुल? जी बच्चे, ये केस भी हमारा मुकम्मल हो गया। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिटेंशन का। लिस्ट डाउन द एसेट ऑन विच इनिशियल अलाउंस कैन नॉट बी क्लेम। बता सकते हैं ना कौन कौन से एसेट हैं जिसके अगेंस्ट इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं किया जा सकता? अभी आज भी डिस्कस किया है, बिल्कुल ठीक हो गया। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट, व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर, फर्नीचर एंड फिटिंग,
प्लांट एंड मशीनरी विच हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड इन पाकिस्तान, और पूरी टैक्स डेप्रिसिएशन या टैक्स एक्सपेंस पूरे का पूरा एसेट बन जाए तो। अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट, ये तो सिंपल सा सवाल है, कर लीजिएगा। वो कह रहा है कि जी आपने बताना। अच्छा ये याद रखिएगा, जो डेप्रिसिएशन का शेड्यूल है वो थर्ड शेड्यूल है। डेप्रिसिएशन के जो रेट बताए हुए हैं ना, वो किस शेड्यूल में गिवन है? थर्ड शेड्यूल में। उन्होंने कहा जी बता दें बिल्डिंग पे कौन सा रेट होगा, वो तो सिंपल सी बात है ना, अब देख लेंगे ना आप लोग इसको। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन, टेंजिबल एसेट होगा, लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी, होली या पार्टली बिजनेस के लिए इस्तेमाल होगा, नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही होगी। टेंजिबल एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट, बात क्लियर है जी? रेट पेपर में गिवन होंगे, ये काफी पुराना सवाल है, बस एक दफा देख लीजिएगा। जी बच्चे, ये सवाल है, अभी नहीं कर सकते। चलें, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, उतना अच्छे तरीके से तैयार करके आइएगा, क्योंकि कल का टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन रिवीजन लेवल क्वेश्चन हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। कल फिर मैं होमवर्क आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करूंगा। अभी तक जितना पढ़ लिया याद करके आएंगे, कल मैं इंशाल्लाह सुनूंगा भी स्टार्ट। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।